नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं। समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वहां वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कौन से वो विषय होने वाले हैं जिनके बारे में आपको जानना है। जी हां, और कितने प्लेन क्रैश। ब्राजील के साओ पोलो में एक और विमान दुर्घटना का शिकार हुआ, हवा में घूमता लहराता हुआ, जिसमें 61 से लेकर 62 यात्री सवार थे। प्लेन के पायलट को जोड़ें तो 62 कुल मिलाकर वो सभी के सभी मारे गए जब वो प्लेन बीच हवा में 70,000 फीट से सीधा नीचे आ गया 2 मिनट के अंदर अंदर, और वो बर्बाद हो गया, फट गया, जल गया। कोई भी उसमें नहीं बचा है, ऐसी अभी तक तो पुष्टि हो रही है। अपडेट भी आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन कैसे हो रहे हैं ये प्लेन क्रैश, उसके ऊपर भी आज हमारी स्पेशल कवरेज और वीडियोज आपको दिखाएंगे कौन कौन से इस प्लेन क्रैश के आए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे भारत मालदीव का एक और चैप्टर। जी हां, मालदीव से फिर से दोस्ती। इतनी लड़ाई हुई, इतनी बहस हुई सोशल मीडिया पर, कुछ वहां के कट्टरपंथी नेताओं ने इतना जहर उगला, भारत विरोधी बातें कही, और ये मोहम्मद जो मोइजू है, जो वहां का मेन आदमी है, इसने भी इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। जब वहां पर अब दोस्ती की जा रही है तो भारतीय फौज को क्यों हटाया जा रहा? तो क्या फौज को हटाना सही था? हमने पोल में आपसे प्रश्न पूछा है, आप हमारी रिपोर्ट भी देखिएगा, विस्तार से बताएंगे। फिर आगे चलेंगे और ये देखिए, वायनाड में पीएम है और विपक्ष परेशान है। देखिए, जो वायनाड है वो माना तो राहुल गांधी जी के लिए करीब है, लेकिन ये मोदी जी पहुंच गए वहां पर। जब मोदी जी पहुंच गए तो अब विपक्ष को मिर्ची लग गई और बोलने लगे कि भाई मणिपुर क्यों नहीं गए। तो मुद्दे से भटकाने का प्रयास विपक्ष यहां पर करने लगा है, लेकिन पीएम ने वहां पहुंचकर एक तरीके से लोगों का दिल जीता है, लोगों से बात करी है, लोगों का हाल जाना है। और अब ये आशंका भी है कि भाई अब क्योंकि पीएम वहां पर पहुंच गए हैं तो राहत भी और तेजी से, राहत बचाव कार्य भी तेजी से होगा, और राहत के लिए लोगों को जो सामग्रियां हैं, पैकेज है, तमाम चीजें, क्योंकि जब पीएम किसी जगह पर जाता है तो सारा ब्यूरोक्रेसी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, उसका ध्यान वहां पर आकर्षित होता है। तो बड़ी खबर, वायनाड में पहुंचे पीएम और विपक्ष परेशान है। फिर आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश में इनके जो फादर ऑफ द नेशन, जो इनके राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिनको मुजीबुर रहमान, लगता है अब इनको भूल चुके हैं, अब उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं। एक हाईवे है जिसका नाम इन्होंने बदल दिया है, और जमाते इस्लामी जैसा कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक तरीके से चाहता है कि बांग्लादेश में केवल इस्लाम रहे और शरिया के हिसाब से इनका देश चले। लेकिन कब तक चलेगा? क्योंकि ऐसा हमने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखा है, ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखते हैं, अंत में आर्थिक दृष्टिकोण से ही देश चलता है। आर्थिक में ये फेल हो जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं, फिर इनको याद आती है कि भाई अब क्या किया जाए। फिर आगे बढ़ेंगे। जी हां, कोलकाता में जो दरिंदगी हुई है, एक और निर्भय हुआ है, और हम महिलाओं की आवाज उठाते हैं, बच्चियों की आवाज उठाते हैं सुदर्शन न्यूज पर। इस पर भी आपको अपडेटेड रिपोर्ट जो है वो बताएंगे, कैसे कोलकाता में ये रेप की घटना हुई, एक भविष्य बर्बाद हो गया, एक लड़की का भविष्य, उसके परिवार का भविष्य। इसी से शुरुआत करते हैं। कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल आरजी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को, जी हां शुक्रवार को, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर, जिसका भविष्य उज्जवल हो सकता था, लोगों की जान बचाने के लिए जिसने ट्रेनिंग की, जिसने पढ़ाई की, उसका रेप कर दिया गया। रेप ही नहीं, उसकी हत्या भी कर दी गई। और इस रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में शुरुआती जांच में पता चला है कि रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक महिला की आंखों, उसके मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। साथ ही उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर और होठों पर भी चोटें हैं। इस तरीके की बर्बरता वहां पर एक बच्ची के साथ की गई है। आप ये सोचिए, जो माँ बाप अपनी बच्ची को कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, सोचते हैं कि उसका भविष्य उज्जवल होगा, और उस बहन ने, उस बेटी ने, बेचारी ने नाइट शिफ्ट करी और उसी दौरान उसके साथ ये सब हो गया। कोलकाता पुलिस के अनुसार मामला सुसाइड का नहीं है। अगर कोई इसको भटकाने का प्रयास करे भी तो कोलकाता पुलिस ने इसको साफ कर दिया कि मामला सुसाइड का नहीं है, रेप के बाद यह हत्या हुई है। ट्रेनी डॉक्टर की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली। कोलकाता पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई है। रेप मामले को लेकर छात्र संगठनों ने महिला चिकित्सक की मौत की जांच की मांग को लेकर रैली निकाली। मामले में कोलकाता पुलिस ने बताया कि अपराध शुक्रवार को सुबह 3 से 6 बजे के बीच हुआ था। महिला की गर्दन की हड्डी भी टूटी पाई गई। प्रतीत यही होता है कि पहले गला दबाया।
मामले में एक्शन लेते हुए कोलकाता पुलिस ने जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन भी किया है। हत्या को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी को घेरा। उन्होंने कहा कि लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि अस्पताल के अंदर उसके साथ बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई और सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रेनी जो 36 घंटों की ऑन कॉल ड्यूटी पर थी वह भी ममता बनर्जी की सरकार में सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली की कल्पना करें। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा, मृतक का पोस्टमार्टम किया गया है और वीडियोग्राफी भी की गई है। जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। हमने सभी तरह के सबूतों का विश्लेषण किया है और इसके आधार पर हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बीजेपी डिमांड कर रही कि भाई इसको आप सीबीआई को दो और तब जांच जो है वो तेज होगी और एक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन बंगाल से ये खबर जो आ गई है, इस पे पूरे देश का तो क्या कहूं, पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित है, क्योंकि एक महिला डॉक्टर के साथ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जब ये ऐसा हुआ, जिसका काम जान बचाना है, जिसकी जिम्मेदारी जान बचाना है, भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टरों को, उसके साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई है। बेहद निचले स्तर की सोच वालों लोगों के द्वारा ये किया गया। और जो फांसी की सजा की बात कही गई है ममता बनर्जी की, हम भी समर्थन करते हैं अगर वो ऐसा कर पाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में कहा जा रहा है इसको दिया जाए, एक्शन होना चाहिए और उस बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, ताकि एक मिसाल जाए सभी देशवासियों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, कि अगर उनकी बच्ची की तरफ कोई आंख उठाता है तो उसका हश्र क्या होता है। So as Leonard CP sir has told that we have started case under section 1031 and 64 BNS. Okay, so this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction. So whatever further development will be there, we will let you know as much लॉ परमिट्स। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सरकार के तहत न मां, न माटी, न मानुष सुरक्षित है। जिस प्रकार से एक शव बरामद हुआ है एक महिला जूनियर डॉक्टर का एक सरकारी अस्पताल में, वो भी सेमिनार हॉल में उनकी ड्यूटी के बाद, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, उसमें पता चलता है कि उनके साथ बलात्कार और फिर उनकी हत्या की गई है। परिवार का भी यही कहना है, जो रिपोर्ट सामने आई है उससे भी यही प्रतीत होता है। परंतु सवाल ये पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और उधर अगर एक महिला डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली में उनकी क्या स्थिति होगी। चलिए, देखा आपको हमने कोलकाता की खबर दिखाई जहां पर एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। तो वो देखिए, शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब वहां पर ऐसा हाल है तो सोचिए संदेश खाली में क्या कुछ हुआ होगा, और ये आंखें खोलने वाली खबर थी। हम चाहते हैं जल्द इस पर एक्शन हो। अब आगे बढ़ते हैं, एक और मुख्य खबर जिसके बारे में हमने आपको फ्लोर ग्राफिक्स में बताया था कि पीएम मोदी वायनाड गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पीएम सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। कन्नूर से मोदी सुबह 11:15 पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड गए। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उन्होंने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित चुरलमाला, मुंडकई और पुंचेरीमट्टम गांव का हवाई सर्वेक्षण किया, और इस सर्वेक्षण की तस्वीरें भी जरा ध्यान से देखिए। मोदी ने वो जगह भी देखी जहां से 30 जुलाई की तबाही शुरू हुई थी। इसी जगह में आपको बताएं एक नदी भी शुरू होती है। मोदी का हेलीकॉप्टर वायनाड स्थित कलपेट्टा के एक स्कूल में उतरा, जहां से वे सड़क के रास्ते लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए। हेलीकॉप्टर में वो थे, पिनरई विजन थे, और जहां पर ये लैंडस्लाइड आया, स्वयं देखिए नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और प्रभावितों से, जो लैंडस्लाइड प्रभावित हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, उनसे भी जाके पीएम मोदी ने मुलाकात की, और फिर ये ग्राउंड सिचुएशन को मॉनिटर करने वाली इनकी जो बैठक हुई उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। मोदी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं, और इसके बाद प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, जहां उन्होंने हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी उनको दी गई। पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी वहां पर उपस्थित थे। राहुल गांधी के दौरे पर राजनीति भी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाई ये राजनीति वाला एंगल भी राहुल गांधी ने ला दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने वायनाड दौरे को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। साथ ही इसे राष्ट्रीय
आपदा यानी नेशनल डिजास्टर घोषित करने की मांग की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पीएम के वायनाड जाने का फैसला अच्छा है। मुझे भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री लैंडस्लाइड से हुई तबाही खुद देखेंगे तो वह इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, वायनाड में जो भूस्खलन हुआ जिसमें 300 से अधिक लोग जो मारे गए हैं, उसे लेकर हमारी और राहुल गांधी की मांग थी कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। देखिए इसमें राजनीति कहां से शुरू होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड गए हैं, जो कि अच्छा है, लेकिन अगर वे मणिपुर भी जाएं तो अच्छा होगा। ये विपक्ष की राजनीति आरंभ हो गई है। प्रधानमंत्री आज वायनाड में लैंडस्लाइड जो से प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। बैठक में केरल के सीएम पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल वहां पर उपस्थित थे। पीएम ने कहा कि भारत सरकार इस संकट में यहां के पीड़ितों के साथ है। मैं विश्वास दिलाता हूं सभी पीड़ितों और उनके परिजनों को कि हम इस संकट में सब इनके साथ हैं। सरकार में नीति नियमों के तहत सहायता राशि दी गई है, हम और भी राशि देने की कवायद करेंगे। अब जो नेशनल डिजास्टर वाली बात की है, तो इस पर भी जवाब आया है जो सत्ता पक्ष का कि भाई ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए। एक डिजास्टर है जिसकी रेकी की जा रही है, जहां पर जो सिचुएशन हुई है उसको मॉनिटर किया जा रहा है और उसी के अनुसार राहत बचाव कार्य के लिए जो जरूरत है, राहत पैकेज है, वो तो दिया ही जाएगा। जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं, ये जो मांग की गई है वहां के लोकल सीएम के द्वारा भी की गई है, उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर देना, ये एक नए पैंतरे के रूप में आप समझिए जो विपक्ष खेलने का प्रयास यहां पर कर रहा है, जिसका कोई प्रावधान नहीं है, वो मांगे कर रहे हैं। तो इसी पर जो सत्ता पक्ष है उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया कि आप इतने लंबे समय से एक एमपी हैं, लेकिन आपको ये सब नहीं पता है। और इसी धरती के संतान सुरेश गोपी जी, जब से मैंने इस आपदा के विषय में सुना, तब से मैं लगातार यहां संपर्क में रहा हूं, पल पल की जानकारी भी लेता रहा हूं और केंद्र सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी इस स्थिति में मदद हो सकते हैं, उसको तुरंत मोबिलाइज करना और हम सब मिलकर के इस एक भीषण आपदा में हमारे जो परिवारजन इस समस्या में घिरे थे, उनकी सहायता करना, ये त्रासदी सामान्य नहीं है। वायनाड में जो आपदा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 300 से भी अधिक लोग का देहांत हुआ है, मारे गए हैं, उसको लेकर हमारी मांग थी, राहुल जी की मांग थी कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और आज प्रधानमंत्री वायनाड गए हैं, अच्छा है वो गए हैं, वायनाड गए हैं। मणिपुर भी जाएंगे तो अच्छा होगा। डेढ़ साल से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर भी जाएं, सभी जगह जाएं, यूक्रेन जाएं, रूस जाएं, वायनाड जाना जरूरी है और मणिपुर में भी जाना जरूरी है। आज दार्जिलिंग का एक डेलीगेशन आया मुझसे मिलने और कहा 10। तो देखिए वहाँ जाएं अच्छा है, लेकिन वहाँ भी जाएं, इस तरीके से गोलमोल बातें अगर विपक्ष करेगा तो फिर कैसे देखेंगे कि सीरियसनेस है यहाँ पर। तो ये पोल में हमने आपसे प्रश्न पूछा कि मोदी के जमीनी दौरे से मिलेगी वायनाड को राहत, तो 70% लोग ये मानते हैं, 30% लोग नहीं मानते। तो बहुमत ये मानता है कि मोदी वहाँ पर जाएंगे और जा रहे हैं तो वायनाड को राहत जो है वो मिलेगी। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार, हत्या और टॉर्चर के इंतहा की विपक्ष के बेशर्मी की। बांग्लादेश में हिंदू महिला के साथ 100 लोगों के बलात्कार करते हुए वो चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन विपक्ष को सुनाई नहीं देता। लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा जया अमिताभ बच्चन के संबोधन का टोन उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है। बांग्लादेश में 4 साल की बच्ची का दर्जनों लोग बलात्कार कर हत्या कर देते हैं। वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन विपक्ष को सुनाई नहीं देता, क्योंकि भाषा के टोन पर सदन का बहिष्कार करने से उसे फुर्सत नहीं है। बांग्लादेश में मां और बेटी का दर्जनों जिहादी बलात्कार कर हत्या करते हैं। उनकी
जो चीख विपक्ष को सुनाई नहीं देती, क्योंकि जया अमिताभ बच्चन बोलने के लिए टोन पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए उन्हें अपनी आवाज उठानी थी। हिंदुओं के अपार्टमेंट में जिहादी भीड़ का हमला होता है, सैकड़ों लोगों को काटकर मार दिया जाता है, उनकी आवाज विपक्ष को सुनाई नहीं देती, लेकिन भाषा के टोन पर वह अपना ज्ञान देती रहती है। देखिए बच्चियों के साथ दरिंदगी पर विपक्ष की मौन, उसकी चुप्पी। सकता है जिस कांग्रेस को आज सभापति धड़खड़ के टोन से परेशानी है, आखिर उसे बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं की दर्दनाक चीखें क्यों सुनाई नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हो गए। 17 महीने जेल में रहे और 10 लाख की बेल से बाहर आए हैं। ये रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी और उनके नेता काफी उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं, जो मनीष सिसोदिया की जमानत पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर निकले मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरह ही दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान जी के मंदिर में आज दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह थे, जिसके बाद मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचकर गांधी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। अंत में आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंचकर मनीष सिसोदिया ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत हम पर कल भगवान की कृपा हुई है। बाबा साहेब ने 75 साल पहले ही यह अंदाजा लगा लिया था कि कभी इस देश में ऐसा होगा कि तानाशाही बढ़ जाएगी। तानाशाह सरकार जब एजेंसियों, कानूनों और जेलों का दुरुपयोग करेगी तो हमें कौन बचाएगा। बाबा साहेब ने लिखा था संविधान बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला। मैं उन वकीलों का भी शुक्रगुजार हूं जो ये लड़ाई लड़ रहे थे। वो वकील एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं। मेरे लिए अभिषेक मनु सिंघवी भगवान स्वरूप हैं। देखिए भगवान बोल रहे हैं उस नेता को, उस वकील को। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया की जमानत को उनकी पार्टी और उनके नेता ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं मानो जैसे सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया हो, बरी कर दिया हो, हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया हो। जिन मनोज सिसोदिया को आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी बताकर जश्न मना रही है, उनके आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है, जिस पर अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। जिसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को सिर्फ जमानत दी है और वे अभी अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त नहीं हुए हैं। जिस जमानत के लिए सिसोदिया ने 10 लाख का बेल बॉन्ड भरा है और उन्हें बाहर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट की कुछ शर्तों का पालन भी करना पड़ेगा, जैसे पासपोर्ट जमा है, लोकल पुलिस स्टेशन भी उनको जाना पड़ेगा। अभी गया मैं बजरंग बली के मंदिर में, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। वहां जो पंडित जी मौजूद होते हैं वही बजरंग बली जी के वाणी बोल रहे होते हैं। उन्होंने बजरंग बली जी की वाणी से आशीर्वाद दिया कि विजयी भव, सफल भव। मैंने कहा जी एक ही सफलता का मंत्र है, दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बना के देने हैं, यही हमारी सफलता है। और इसके लिए मैं कल से कह रहा था अपने साथियों से, हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको तो जहां हकेंगे हम हकेंगे, लेकिन हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है और जेल के ताले टूटेंगे। देखिए उनको बेल मिली है और बेल न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, वो किसी को भी मिलती है। लेकिन बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो आरोपों से बरी हो गए हैं और कोर्ट ने उनके खिलाफ सारे आरोप खत्म कर दिए हैं। आरोप सारे के सारे अपनी जगह पर हैं। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। कोर्ट इस पर निर्णय करेगी तो वो निर्णय से तय होगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। लिहाजा बेल को कोई विक्ट्री बताना, मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको भारत के जुडिशियल सिस्टम। आपने देखा और सुना कैसे उनको केवल जमानत मिली है, रिहा नहीं हुए हैं, दोष मुक्त नहीं हुए हैं
और सोचिए 17 महीने बाद इनको यहां पर जमानत मिली है, 10 लाख का बॉन्ड इनको भरना पड़ा। और ये स्थिति भी आप देखिए, नेता तो छूट जाते हैं लेकिन भारत में अंडर ट्रायल्स की जो समस्या है वो इससे भी ज्यादा बड़ी है। क्या उस पर भी क्या कोई ध्यान आकर्षित होगा किसी का? क्या जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष है दोनों इस ओर भी ध्यान देंगे कि अंडर ट्रायल्स की पूरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और उनका केस चलता रहता है, लेकिन जो नेता होते हैं वो छूट जाते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में, अब तो क्या ही देश कहें इसको, हालत तो ऐसी है नहीं उसकी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। राजधानी ढाका की सड़कों से पुलिस गायब है और सेना ने पूरी तरह मोर्चा संभाल रखा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय मंदिरों पर हमले के विरोध में आप देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि भाई हमारी भी सुनो। अब चुपचाप नहीं बैठा हिंदू कहीं पर भी। भारत में भी विरोध हो रहा है तो बांग्लादेश में भी हिंदू विरोध कर रहा है, सड़कों पर उतरा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के साथ, ये मंत्र के साथ, हरे कृष्ण जो इस्कॉन में बोला जाता है खासतौर पर, उस मंत्र के साथ विरोध कर रहा है। शनिवार को भी देश भर में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में हिंदू समुदाय ने मार्च किया। हजारों लाखों की संख्या में हिंदू समाज के लोग ढाका की सड़कों पर इंसाफ की मांग के साथ उतरे। शुक्रवार को भी हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेशी नागरिक ढाका में सड़क पर उतरे। सैकड़ों लोगों ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थापना और एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की मांग को लेकर नारे लगाते हुए राजधानी ढाका के शाहबाग चौराहे तक मार्च किया। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे बर्बर हमलों, आगजनी और लूटपाट की घटना मानो एक से एक जैसे साधारण सी हो गई थी, आम बात हो गई थी। लेकिन अब नहीं। राजधानी ढाका के शाहबाग में हजारों हिंदू जमा हुए और देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के जो खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। रैली के दौरान हिंदू समुदाय ने 4 सूत्रीय मांगे रखी। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना हो, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन किया जाए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून और अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीटों का आवंटन हो, आरक्षण हो। रैली में पहुंचे लोगों ने अपने हाथ में कागज पर लिखे नारे पकड़े हुए थे, प्लाकार्ड्स पकड़े हुए थे, जिनमें कहा गया था कि धार्मिक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मानवता की शिक्षा में ही शिक्षित हों। आप ये भी सोचिए, बांग्लादेश में स्थिति ये है कि पुलिस को लोग प्रोटेक्शन दे रही है। कौन दे रहा है? जमाते इस्लामी, बीएनपी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां पर पुलिस पर हमले ना हो जाएं, वहां पर जजों पर हमले ना हो जाएं। तो बीएनपी, जमाते इस्लामी हाईवे का नाम बदल रहे हैं। अब उनके जो राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनके फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान के नाम से जो हाईवे था, एक्सप्रेसवे था, उसका नाम बदल दिया गया है जमात इस्लामी के द्वारा। कट्टरपंथियों का वहां पर राज है, वो चाहते हैं शरिया वहां पर आ जाए, लेकिन हिंदू चुपचाप हर बात को सह लेगा। इतना तो कमजोर हिंदू नहीं है जैसे ये आवाज उठा रहे हैं। और कई जगहों पर हिंदुओं ने कईयों को पीटा भी है ठीक से, जो बहन बेटियों के साथ अभद्रता कर रहे थे। तो ये खबर बांग्लादेश की विरोध की, हिंदू एकता की तस्वीर। तो आपने देखा, हिंदू जागे हैं और बांग्लादेश में उन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन ये कुछ यूट्यूबर, कुछ फैक्ट चेकर कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो ऐसी खबर देखते हैं तो देख के सो जाते हैं। उन्हें पता है कि हमें झूठा प्रोपेगेंडा करना है, वहीं से उनके पैसे आते हैं, उन्हीं से रोटी चलती है उनकी। ये बांग्लादेश की खबर जो है ये और महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों के वेश में कट्टरपंथियों ने अब सर्वोच्च न्यायालय को निशाना बनाया है। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार 10 अगस्त 2024 की सुबह सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को सुरक्षा चाहिए होगी, उनको घेर लिया इन कट्टरपंथियों ने, और मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों से इस्तीफे की मांग की। भाई इस्तीफा दो। कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज कोर्ट से भाग गए, भागना पड़ा, जज भाग रहे हैं। सोचिए, जो इंसाफ देते हैं। दरअसल शेख हसीना के जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, भारत चले जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने अंतरिम सरकार से परामर्श किए बिना ही न्यायालय के सभी जजों की एक बैठक बुला ली थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कोर्ट पहुंचकर उसे घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि न्यायालय के न्यायाधीश एक साजिश रच रहे थे, जिसके कारण लोगों में आक्रोश फैल गया और उनसे जवाबदेही की मांग की गई। तनाव बढ़ने पर न्यायालय की बैठक रद्द की गई। हालांकि प्रदर्शनकारी रुके नहीं, सुप्रीम कोर्ट को घेरना जारी रखा। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पद छोड़ने के लिए कहा। सोचिए, ये वही मुख्य न्यायाधीश है, वही जज है, वही कोर्ट है जो शेख हसीना को कह रहे थे कि भाई तुम वापस आओ बांग्लादेश, अब तुम्हें
तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, भारत से वापस मांग रहे थे, तो ये जो कट्टरपंथियों का जज साथ दे रहे थे, चीफ जस्टिस साथ दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट साथ दे रही थी, उसी सुप्रीम कोर्ट के जजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया यहां की कट्टरपंथी सोच ने। किसी के सगे नहीं होते, किसी के सगे नहीं होते ये कट्टरपंथी। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि बांग्लादेश में मुख्य न्यायाधीश को भी कहा है टाटा बाय बाय, अब आप निकलिए, अब आपकी नहीं चलेगी, हम कट्टरपंथी शरिया लाएंगे। तो ये आपको आंदोलन की तस्वीरें दिखा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के। देखिए वहां प्रांगण में पहुंच के वहां पर ये बदतमीजी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। चलिए बदमाशी आगे भी जारी रहेगी, इसलिए हम कहते हैं बांग्लादेश को अब तोड़ देना चाहिए, ज्यादा दिन तक एक नहीं रह सकता, हिंदुओं को अच्छा स्थान देना चाहिए। बांग्लादेश में बीते कुछ समय से चल रही हिंसा और अराजकता में देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी पहचान पर लगातार हमले हो रहे हैं। जो फादर ऑफ द नेशन यानी इनके राष्ट्रपिता, ये देखिए ये लेजर लाइट मार रहे हैं और साथ ही साथ क्या क्या कर रहे हैं, पेशाब करने की भी तस्वीरें सामने आई थी, मूर्ति तोड़ने की। और ये देखिए ये एक्सप्रेसवे का नाम बदल दिया गया है कट्टरपंथियों के द्वारा, जमात इस्लामी के द्वारा, बीएनपी के द्वारा। शेख मुजीब की मूर्तियां तोड़ी गई और सार्वजनिक स्थानों पर लगी नेम प्लेट हटाई जा रही है, अस्तित्व वजूद मिटाया जा रहा है। नया घटनाक्रम मुंशीगंज में हुआ है, जहां शेख मुजीबुर की रहमान की जो नेम प्लेट तोड़ी गई। मदरसे के सैकड़ों छात्रों ने मुंशीगंज में धलेश्वरी टोल प्लाजा पर से वो पट्टिका हटा दी जिस पर राष्ट्रपिता, जो उनके राष्ट्रपिता है, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान एक्सप्रेसवे लिखा हुआ था। सोचिए जिनको राष्ट्रपिता इनको पढ़ाया गया होगा, सिखाया गया होगा, उनकी मूर्ति, उनका नाम मिटा रहे हैं ये। जैसे कि आप सोचिए भारत के लिए यहाँ पर जो गांधी हैं वैसे ही उनके लिए मुजीबुर रहमान होंगे, तो हालत क्या हो रही है इस वक्त बांग्लादेश में, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर ये हथौड़ा लेकर ये कट्टरपंथी चढ़ा है, उनका सर भी फोड़ रहा है, उनकी उंगलियों को तोड़ रहा है और ये इज्जत दे रहे हैं। और ये सोचिए ये मुजीबुर रहमान वो व्यक्ति जिन्होंने इनको पाकिस्तान से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, और ये वो जमाते इस्लामी जिनको रजाकार कहा था शेख हसीना ने, क्योंकि ये पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच से ग्रसित थे और ये मुसलमानों को ही मार रहे थे। और सोचिए वो पाकिस्तान जिन्होंने मुसलमानों का ही रेप किया, मुसलमानों को ही मिटाने का प्रयास किया, उसी की सोच से मैच करती हुई जमाते इस्लामी, क्योंकि पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, कश्मीर के अंदर भी है, ये वो जमाते इस्लामी बीएनपी, वहां पर उसका अब चलेगा शासन, तो खत्म हो जाएगा मुजीबुर रहमान का नाम। तो ये आपको बड़ी खबर हमने बताई कि देखिए नामो निशान मिटाने वाले हैं ये मुजीबुर रहमान की। जो परेशानी है वो केवल बांग्लादेश में ही नहीं है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें और जरा ध्यान से सुनिएगा। आप यहां बैठे हैं भारत में तो ये मत सोचिए कि अछूते हो गए, दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। ईरान और इजराइल के बीच चल रही खींचतान ने एक नया मोड़ ले लिया है। माना जा रहा है कि दोनों देश किसी भी वक्त एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। बहुत से चैनल हवा बनाते हैं, कहते हैं कि भाई महायुद्ध शुरू होने वाला, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं। इस बार ये ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यादा स्ट्रांग किस लिए वो मैं आपको बताता हूं। कभी भी ईरान की ओर से इजराइल पर हमला हो सकता है। हमास नेता इस्माइल हानिया की जुलाई में मिसाइल हमले में मौत हो गई थी, अब बदले की आग जल रही है। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद से ही ईरान अपना बदला लेने के लिए इजराइल पर आंख जमाए बैठा है। लेकिन इन सब के बीच कई देशों ने वहां के लिए अपनी विमान सेवाएं बंद कर दी है, यानी उड़ान सेवाएं। सारी बातें कपोर कल्पना लगती हैं कि भाई युद्ध शुरू होगा नहीं होगा, लेकिन जब एयरलाइन कंपनी अपने जहाज वहां भेजना बंद कर दें तब आप समझ लीजिए मामला कितना गंभीर है कि अगर हमारा जहाज वहां जाएगा तो कहीं मिसाइल के जद में ना आ जाए, उस पर मिसाइल अटैक ना हो जाए। ये विमान कंपनियों ने सोचा होगा, तभी ये फैसला लिया कि अपनी विमानों को वहां नहीं भेजेंगे। ये कदम दोनों देशों के बीच की स्थिति और गर्मागर्मी को साफ बता रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी इन एयरलाइंस के पास पहुंचती होगी, इनको एडवाइस भी किया जाता होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सभी देशों का विमान सेवाएं बंद करना एक भयानक युद्ध की शुरुआत का अंदेशा तो नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी पर रिपोर्ट देखिए, ज्यादा बेहतर समझेंगे। पिछले कई समय से ईरान और इजराइल के बीच तनातनी का दौर जारी है। मिडिल ईस्ट में बजे युद्ध के इस बिगुल के चलते दोनों देशों के बीच जंग के काले बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस बात का डर पूरी दुनिया को था वो शायद सच होने जा रहा है। डर इस बात का कि दोनों देशों के अपने रसूख को बचाने के चक्कर में क्या पूरी दुनिया इसका भुगतान करेगी।
रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के हमले के 4 महीने बाद एक बार फिर ईरान ने आक्रामक रूप दिखाया है और हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है, जिसके चलते सभी देशों का धीरे धीरे विमान सेवा बंद करना इस बात की ओर इशारा करता है कि दोनों देशों के बीच ये तनाव एक भयानक रूप लेने वाला है। आशंका है कि ईरान अपने समर्थक देशों के साथ मिलकर इजराइल पर कई तरफ से जंग की शुरुआत कर सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हमास नेता इस्माइल हानिया की एक हमले में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही ईरान अपना बदला पूरा करने के लिए तिलमिला रहा है। इजराइल फिलहाल अपने बचाव के लिए लड़ाकू विमानों में ईंधन और एयर बैटरियों को तैयार कर रहा है। साथ ही अपने सबसे करीबी अमेरिका के साथ मिलकर कई तरह की योजनाएं भी तैयार कर रहा है। एक तरफ अपनी साख को बचाने और बरकरार रखने के लिए इजराइल है, तो दूसरी ओर बदले की आग से झुलस रहा ईरान। कई देशों ने विमान सेवाएं बंद कर दी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दोनों देशों के बीच चल रहा टग ऑफ वॉर एक भयंकर युद्ध की आहट है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी पर हमने पोल के माध्यम से आपसे भी प्रश्न पूछा। हमने एक अलग प्रश्न पूछा, वो भी आप जान लीजिए। हमने पूछा कि ईरान इजराइल युद्ध से बढ़ सकती है दुनिया। 73% लोग हाँ बोल रहे हैं, 27% लोग ना बोल रहे हैं। बहुमत कह रहा है हाँ बढ़ सकती है, जो कि हम भी मानते हैं। जो आप पोल करते हैं वैसा ही आपको दिखाते हैं, इसलिए हर खबर पर पोल कीजिए। आपकी राय आपको दिखाएंगे जन्म। देखिए, मालदीव से हमारी जो 36 का आंकड़ा चल रहा था, जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर खासतौर पर इंडिया आउट कैंपेन के बाद मुइज़्ज़ू वहां पर आए थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ आप सब ने देखा, कैसे मालदीव्स का विरोध किया। हमने तो अपनी डिबेट्स में जवाब तक दिया, मालदीव्स को सबको अपने लेवल पर लाकर दिखाया। मालदीव्स के बुलावे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय मालदीव्स की यात्रा पर हैं। लगातार चीन की भाषा बोल रहे मालदीव को समझ आ गया है कि उसे सुधरने की जरूरत है। जिसके बाद मालदीव के आमंत्रण पर, मालदीव्स ने आमंत्रण दिया तो हम गए हैं वहां पर। उनके आमंत्रण पर बीते दिन यानी 9 अगस्त की शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव पहुंचे। इस यात्रा को मालदीव के लिए काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस यात्रा से मालदीव अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा। वहीं सितंबर में मोहम्मद मुइज़्ज़ू भी भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। इससे पहले मुइज़्ज़ू पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मालदीव्स के साथ रिश्तों का इतिहास याद दिलाया। उन्होंने कहा कि मालदीव्स हमारी पड़ोसी नीति में पहले आता है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने सुरक्षा, व्यापार और कई मुद्दों पर चर्चा करी। देखिए हमारी रिपोर्ट। चीन के चंगुल में फंसे मालदीव को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। मालदीव के बुलावे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय मालदीव की यात्रा पर हैं। बीते दिन 9 अगस्त की शाम मालदीव पहुंचे। इस यात्रा को मालदीव के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चीन की वजह से भारत से अपने रिश्ते खराब कर लिए थे। माना जा रहा है कि इस यात्रा से मालदीव अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा। वहीं सितंबर में मोहम्मद मुइज़्ज़ू भी भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। इससे पहले मुइज़्ज़ू पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। जयशंकर मालदीव में एक बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में इसको लेकर जानकारी दी। बता दें कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू को चीन समर्थक माना जाता है। उन्होंने नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव के रिश्तों में दरार आ गई थी। हालांकि कुछ महीने बाद ही मुइज़्ज़ू को एहसास हो गया कि भारत के साथ संबंध खराब कर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, बल्कि इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान ही होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष मूसा जमीर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मालदीव के साथ रिश्तों का इतिहास याद दिलाया। उन्होंने कहा कि मालदीव हमारी पड़ोसी नीति में पहले है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने सुरक्षा, व्यापार और डिजिटल सहयोग पर भी चर्चा की। अब सवाल है कि पिछले साल मालदीव ने भारत के साथ जो व्यवहार किया, उसे देखते हुए संबंध ठीक करने सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको देखिए। जनता जनार्दन सब जानती है, आपका मत हम दिखाते हैं। मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाना सही है?
62% लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, 38% लोग कह रहे हैं नहीं ये सही नहीं है। तो मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाना सही है। हाँ, काफी लोग कह रहे हैं हाँ वापस बुला लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सही नहीं है। इसी के साथ आज के इस बुलेटिन यानी कि जनमत में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। कल और ऐसे हर रोज की तरह कल भी नई खबरें लाएंगे, नए मुद्दे लाएंगे। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।